यार तूने क्यों ली वैक्सीन? वैक्सीन लेने से अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। बहुत मुश्किल फेज था वो, बहुत मुश्किल फेज। साथ ही क्यों हुआ ऐसा? आई वॉज लाइक कम्प्लीटली डिप्रेस। तो मैं बता नहीं सकती हूँ यार कि वो क्या था टाइम मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, हमारे फैमिली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे मेरे प्रेगनेंसी में। आज मेरी गुड़िया 3.5 ईयर्स की है, पर उसके पहले काफ़ी कुछ देखा मैंने। इट वॉज नॉट अ ईजी पाथ। मैंने क्या गलतियाँ की, मुझे क्या सीखने मिला, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है कि आप लोगों को इसमें से कुछ हेल्प मिल जाए या फिर आपके माइंडसेट में कुछ बदलाव आए, जिससे आपकी जर्नी स्मूथ हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ नहीं तो मेरी स्टोरी ही जान लेना, ताकि अपन कनेक्ट कर पाए। सो स्टार्टिंग से देखते हैं। 2017 में मेरी शादी हुई, ठीक है। हर शादीशुदा लड़की सबसे पहले क्या सोचते हैं, इनफैक्ट शादी के पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही शादी फिक्स होती है कि यार थोड़ा लाइफ में एंजॉय करेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे, क्योंकि मेरा अरेंज मैरिज था। अगर लव मैरिज होता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि एक दूसरे को पहले से जानते हैं हम लोग, पर मेरा अरेंज मैरिज था तो हमें ऐसा था कि यार बेबी की हम लोग जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे और लाइफ में थोड़ा सेटल हो जाएंगे। मैं बता दूं, हम लोग वैसे हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मास्टर्स किया है, एमटेक किया है मैंने, और मेरे हस्बैंड ने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए किया है। फिर काफ़ी कुछ चीज़ें थी यार, मतलब मेरे हस्बैंड का ऐसे था कि उन्हें जॉब नहीं करना है और वो चाहते थे मैं भी जॉब ना करूँ, कुछ बिजनेस करें। तो फिर कोई चीज़ अगर नहीं करना है तो उसे समय देना पड़ता है, काफ़ी कुछ स्ट्रगल्स होते हैं उसे सेट करने के लिए। बिजनेस इज़ नॉट अ ईजी थिंग। तो फिर मैंने सोचा ठीक है यार, मतलब हमारा ये म्यूचुअल डिसीजन था कि हम लोग 2-3 साल रुक जाते हैं और फिर उसके बाद, मतलब मेरी शादी हुई 25 के एज में, तो वी हैव इनफ टाइम कि हम आगे सोच सके कि आगे लाइफ में क्या करना है। पहले भी फोकस करते हैं ग्रोथ पे और लाइफ पे, कि सेटलमेंट, कि खुद का घर हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, इस हिसाब से। नाउ कट टू 2020, ठीक है। 2020 तक हमारा घर भी हो गया था खुद का, और ठीक है, जो हमें टाइम चाहिए था 3 साल का वो मिल गया। 19 से 20 से हमने सोचा कि यार अब हम लोग बेबी कर सकते हैं, बेबी के लिए सोचते हैं। दैट इज़ नाउ लाइक एग्जैक्ट एज, मतलब 27-28 जब हम लोग सोच रहे थे कि बेबी होना चाहिए करके। और मेरा ऐसा था मुझे 2 बच्चे चाहिए, तो 30 तक 2 बच्चे हो जाए तो अच्छा है। ऐसा हम काफ़ी कुछ प्लानिंग करते रहते हैं ना लाइफ में, पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम जैसे सोचते वैसे हो ही जाती है। फिर 2020 में जैसे सबको पता ही है कि कोविड आ गया था। फिर कोविड में इतना डरे हुए थे हम लोग सब। टचवुड हमें कोविड नहीं हुआ, हुआ भी हो तो पता नहीं, ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं आए थे। सो हम लोग उस फेज से निकले, पर इतना डरे हुए थे कि उस टाइम हमने प्रेगनेंसी का तो नहीं सोचा कि नहीं यार अभी रुक जाते हैं, ये सब सॉर्ट आउट होने देते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना है नहीं करना है, प्रेगनेंसी क्या करना है, ठीक है। पर वो कोविड वाला सिचुएशन बढ़ते गया, फर्स्ट वेव देन सेकेंड वेव, ये सारी चीज़ें हुई, इतना डर था, इतनी सारी चीज़ें, उसमें साल 1.5 साल निकल गया। फिर हमने सोचा यार बहुत हो गया, मतलब फिर रिग्रेट भी होने लगा, क्योंकि हम लोग सुनने लगे कि दूसरे फ्रेंड्स जो हमारे हैं उन्होंने बेबी प्लान किया कोविड में, उनका अच्छे से हो भी गया। पर कुछ ऐसे भी केसेस थी जिन्होंने बेबी प्लान किया और उन्हें काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा, उनके घर में डेथ वगैरह, फिर प्रेगनेंसी में कोविड, ये सारी चीज़ें यू ऑल नो कि क्या हुआ था उस टाइम पे। तो फिर कोविड की सेकेंड वेव के जाते जाते हमने सोचा कि नाउ दिस इज़ द टाइम, हाई टाइम, लाइक अब तो 30 के होने आ गए हैं, तो अब तो बेबी प्लानिंग करना चाहिए। मतलब अब भाई हो गया, घर वालों से भी बहुत प्रेशर आ गया था, सारी चीज़ें। नियरली 4-4.5 ईयर्स हो गए थे शादी के लिए। तो हमने सोचा यार ठीक है, नाउ दिस इज़ द टाइम। फिर मतलब 1-2 मंथ में कंसीव हो गया, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा था। हमने डॉक्टर को दिखाया, एवरीथिंग वॉज ओके। डॉक्टर सोनोग्राफी जो पहले करते 7-8 वीक्स में सोनोग्राफी की, पापा को बुलाया, ऐसे दिखाते नहीं पर फिर भी पापा को बुलाया, बोला बेबी को फ्लैंक किस करो, देखो बेबी की हार्ट बीट्स आ रही है,
यू नो दोज एकदम फ्लोरी फ्लोरी एकदम थिंग्स, वो सब हुआ हमारे साथ। इतनी एक्साइटमेंट भाई, घर में हमने सिर्फ जो क्लोज मेंबर्स हैं उनको बताया। हमने सोचा वाह यार, हमने सोचा और 1 महीने में प्रेगनेंसी भी आ गई। हमने जब सोचा मतलब यार लोगों को तो दिक्कत आती है कंसीव करने में, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं हमारे साथ, तो वी आर लकी। मतलब हम थोड़े ऐसे फेज में थे। पूरा अच्छा हुआ, 3 मंथ्स तक भी सब कुछ अच्छा हुआ। फिर 4th मंथ स्टार्ट हुआ, 4th मंथ में भी 3 मंथ्स के बाद एक सोनोग्राफी होती है, वो भी हो गई। फिर 4th मंथ आया, फिर 4th मंथ के 1 या 2 वीक्स हुए और पता नहीं क्या हुआ, अंदर बेबी ख़राब हो गया, क्या हुआ आई डोंट नो, समथिंग हैज़ हैपन और मतलब नहीं रहा बेबी, है ना, बेबी नहीं रहा। मैं बता नहीं सकती उस फेज़ के बारे में, क्योंकि जिस टाइम से आप सोचते हो ना कि आपको माँ बनना है, तो वो आपके अंदर आ चुका होता है कि आप माँ बन गए हो, आप बन चुके होते हो। फिर बेबी का अंदर आना और फिर सारी चीज़ें, मतलब हार्ट बीट देखना, 3rd मंथ की सोनोग्राफी, सब कुछ मतलब फील करना, थोड़ा सा आपका टमी भी आ जाता है। तो मैं बता नहीं सकती हूँ यार कि वो क्या था टाइम मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, हमारे फैमिली के लिए। आई वॉज लाइक कम्प्लीटली डिप्रेस्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैंने ऐसी गलती कर दी। मैंने कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करा, तो क्या हुआ है कि क्यों ऐसा हो गया। और फिर वही क्वेश्चन जो सबको आता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, मतलब नहीं बता सकते। मतलब जब तक हमें बेबी नहीं चाहिए था ना, तब तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मतलब देर वॉज नो मदर इनसाइड मी जब तक नहीं चाहिए था बेबी। बट द मोमेंट आई क्रेव्ड फॉर द बेबी ना, तो जैसे भगवान ने बोला कि तूने प्लानिंग करने में बहुत टाइम लगा दिया, मतलब उस टाइम कुछ भी ख्याल आते दिमाग में, तो अब मैं इतना आसानी से नहीं दूंगा उस टाइम में। तो दैट फेज वॉज वेरी वेरी सैड। मुझे आज भी याद है कि बेबी का अंदर कुछ हो गया था और फिर उसके बाद में वो ऑपरेशन थिएटर, वो ब्लीडिंग, वो डॉक्टर का क्लोरोफॉर्म सुंघाना, फिर एनेस्थेशिया देना बेबी का, बहुत बहुत मुश्किल फेज़ था वो, बहुत मुश्किल फेज़ था। एंड द रीज़न इज़ सो इंसेन, मतलब पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। हर बार हमारी गलती नहीं होती है, डेस्टिनी होती है और ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती है। मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा था, फिर भी पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा था, आई डोंट नो। समथिंग हैज़ चेंज्ड इनसाइड मी फ्रॉम दैट डे, कि समझ में आया कि ज़िंदगी इज़ नॉट रोज़ी रोज़ी ऑलवेज। हम जो चाहते हैं वो हमेशा ही हमें मिले, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था वो, मतलब किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होने का दुख इतना नहीं होगा, जैसे पता नहीं क्या क्या हो गया, ऐसे लगा मैं लाइफ में फ़ेल हो गई। बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं डिप्रेस थी, आई वॉज नॉट डिप्रेस्ड, बट आई वॉज सो ब्रोकन, सो डिसहार्टन, सो ब्रोकन। कुछ मन नहीं करता था ना, मैं खाने पीने का कुछ भी करने का मन नहीं करता था। फिर बहुत लोग आते थे, समझाते थे, मिलने जो आते थे कि यार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, फलाने के बेटी के साथ भी ऐसा हुआ, फलाने के बहन के साथ भी ऐसा हुआ है, एंड सो मच ऑफ दैट। पर आपको उस टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि आपके साथ जो हुआ ना, आपको वो इतना बड़ा लग रहा होता है। फिर डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बोला कि आप लोग आप दोनों के टेस्ट करवा लो और फिर शायद आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगा। तो टेस्ट तो अपन करवा के देखते, कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, तो ब्लड टेस्ट और पता नहीं क्या क्या, तो वो करवाए। फिर 1 महीने में सब कुछ क्लियर हुआ कि दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब मेरे साथ ये सब हुआ ना, उसके जस्ट 2-3 दिन पहले मेरे एक रिलेटिव घर पे आए थे, एक भाभी है, वो घर पे आए और उनको मैंने बताया कि कोविड वैक्सीन की बात चल रही थी, है ना, उस टाइम वही पीरियड था। तो उन्होंने पूछा कि वैक्सीन ली क्या तूने? मैंने कहा हाँ, दोनों ले ली, 2-3 दिन हो गए, मैंने दोनों ले ली, एक पहले ली थी, एक फिर बाद में। तो बोले तूने कैसे ले ली? मैंने कहा डॉक्टर ने मुझे बोला लेने के लिए, तो मैंने ले ली, और मुझे सेफ्टी चाहिए थी मेरे मेरे बेबी की, तो डॉक्टर ने जैसे बोला वैसे किया मैंने। अरे यार तूने क्यों ली वैक्सीन? वैक्सीन लेने से अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। शिट। और मैं वैसा ही सोचने लगी, मैं उस मोमेंट पे इतना डर गई कि यार कहीं अपने साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं अपने साथ ऐसा ना हो जाए।
एंड यू कांट बिलीव कि 4-5 दिन में ही मेरे साथ ये हादसा हो गया। उस दिन एक चीज़ समझ में आई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग ये वर्क करती है भाई। अगर अपन डरेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर सही से नहीं होगा ना अपना, तो चीज़ें वर्क नहीं करती है। आई डोंट नो उस चीज़ में कितना लॉजिक था, वो होना ही था, पर जो भी है, यू हैव टू बी पॉजिटिव। ये बात सही है कि आप अच्छा अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा अच्छा होगा। फिर मुझे ना हर एक वो बात सही लगने लगी, जैसे पेरेंट्स बोलते थे ना कि बच्चा जल्दी कर लो, लेट करना अच्छा नहीं है, वो सारी बातें हिट करने लगी, एक अलग ही तरीके से हिट करने लगी। क्योंकि अब इस टाइम पे मुझे किसी भी कीमत पे माँ बनना था। मुझे वो मेरे अंदर आ गया था कि भाई मुझे बेबी चाहिए। तो इतना कुछ होने के बाद और सारी चीज़ें निगेटिवली मुझे हिट कर रही थी। फिर मेरे मम्मी ने मुझे समझाया, फैमिली में हस्बैंड ने मुझे समझाया कि देख, अगर तू अभी भी निगेटिव सोचेगी और ऐसा ही सोचते रहेगी तो फिर दूसरा बेबी कंसीव होने में दिक्कत आएगी और फिर अपन कभी भी पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ गई। फिर जैसे तैसे स्पिरिचुअल होके बाकी बहुत सारी चीज़ें, फैमिली का सपोर्ट, सब कुछ, ये सब कुछ करके फाइनली मतलब मैंने सोचा कि भाई मुझे अब नहीं सोचना है इन सब बारों में। और मैम ने बोला, मतलब जिन डॉक्टर को मैं दिखा रही थी, कि तुम्हें कोई मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स फॉर 6 months एंड देन यू कैन रीट्राई, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, दिस हैपन्स। फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया, हस्बैंड भी काम डाउन हुए हैं। फिर हमने सोचा कि 6 months बाद हम सोचेंगे, अभी तब तक हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। देन कट टू आफ्टर 6 months। देन आफ्टर 6 months बस हम लोग वेट ही कर रहे थे कि कब ये 6 महीने ख़त्म होंगे और हम लोग फिर से बेबी प्लान कर पाएंगे। फिर आफ्टर 6 months वी प्लान एंड हो गया कंसीव, इजीली कंसीव हो गया। अब इस टाइम मैंने सोच लिया था, हम लोग बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे थे कि हमें कैसा बेबी चाहिए, हमें बेबी गर्ल चाहिए, उसके डिम्पल्स आना चाहिए, ये सारी चीज़ें ना हम लोग अट्रैक्ट कर रहे थे और बहुत पॉजिटिव सोच रहे थे, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, देखो कितना भी पॉजिटिव सोचा तो जो हो चुका है उसका डर कहीं ना कहीं रहता है। और एक माँ को डर वो अपने खुद के लिए नहीं रहता है, अपनी औलाद के लिए रहता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा सब हो। फिर मेरे जो गायनिकोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। नॉर्मल मेडिसिन चली मेरी, जो आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड वगैरह चलती है। एंड गाइज येस, मैं ये बात बोलूँगी कि अपनी मेडिसिन, मतलब डॉक्टर जो बोल रहे हैं, बहुत से घरों में होता है ना कि बड़े बोलते हैं कि मेडिसिन मत लो, एलोपैथी मेडिसिन मत लो, पर आप ये गलती मत करना प्लीज़। सारी मेडिसिन जो फोलिक एसिड और कैल्शियम वगैरह देते हैं ना, वो लो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और वो लॉन्ग टर्म में बहुत अफेक्ट करती है हेल्थ को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब कंसीव हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, बस एक प्रॉब्लम थी कि मुझे वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं कुछ भी खाती, मैं आधी रोटी भी नहीं खा पाती थी, मुझे गैस की स्मेल नहीं सहन होती थी। मतलब टिल लाइक 4.5 months to 5 months आई वॉज नॉट एबल टू ईट एनी थिंग और ड्रिंक एनी थिंग। तो मैं कुछ गिनी चुनी चीज़ें खा पाती थी, जैसे पोहा हो गया, आई डोंट नो हाउ, उपमा हो गया, वो मैं थोड़ा बहुत खा पाती थी, मखाना हो गया, थोड़ी नमकीन नमकीन चीज़ें, मीठा मैं खा नहीं पाती थी, प्याज की स्मेल मुझसे नहीं सहन होती थी, गैस की स्मेल नहीं होती थी। तो उस टाइम पे मैंने अपने यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कुक भी रखी, क्योंकि मुझे ऐसे था कि ये मैं नहीं कर पा रही हूँ और मुझे पूरा ध्यान बेबी पे देना है, तो मुझे एक चीज़ सॉर्ट आउट करनी है। सो वो सब हुआ। फिर 5th month के बाद तो एकदम ही चीज़ें नॉर्मल हो गई, मुझे वोमिटिंग होना बंद हुआ। पर क्या हुआ ना, इस चक्कर में मैं मेडिसिन नहीं ले पाई। मतलब ले तो रही थी मैं, पर वो वोमिट हो जाता तो वो निकल जाती थी, स्पेशली आयरन की टैबलेट। तो आयरन वाली टैबलेट में जैसे ही लूँ वैसे ही वो वोमिट होके निकल जाती थी। तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ड्रॉप हो गया। फिर लास्ट में 8th month में, 9th month में ऐसा हुआ कि मुझे वो ऊपर से इंजेक्ट करना पड़ा आयरन, ताकि बेबी एनीमिक ना हो, मैं एनीमिक ना हो। तो वो इंजेक्ट किया था। तो ऐसे सब चीज़ें भी होती है। बट आफ्टर दैट, लाइक आफ्टर 6-7 months, मैंने मेरा वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड काफ़ी इन्जॉय किया। बेबी की मूवमेंट, सारी चीज़ें यार हमने दोनों ने बहुत इन्जॉय किया।
और होता है यार, हेवी फील होता है, कपड़े फिट नहीं होते, सारी चीज़ें होती है, थोड़ा नर्वसनेस होता है। और पूरे टाइम मैं बस एक ही चीज़ से थोड़ी नर्वस होती थी कि भाई बेबी ठीक से हो जाए, लड़का हो या लड़की हो, बेबी ठीक से हो जाए। सो कट टू द डिलीवरी वाला टाइम, मैंने सारी सोनोग्राफी करवाई, सब कुछ करवाया। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो लोग बोलते हैं ना कि बार बार सोनोग्राफी नहीं करवाना चाहिए और उससे बेबी पे असर होता है, तो गाइज नहीं, ये मिथ है। सोनोग्राफी जो होती है उसमें अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, वो बेबी को अफेक्ट नहीं करते। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये चीज़ें अफेक्ट करती है, अल्ट्रासाउंड नहीं अफेक्ट करते। तो प्लीज़ अगर आपके घर वाले ऐसी सब चीज़ें बोलते हैं ना, तो उन्हें समझाइए कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंटी स्कैन, टारगेट स्कैन, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये करना चाहिए ताकि टाइमली चीज़ें हमें पता चले, चीज़ें सही हो सके लाइफ में, मतलब बेबी का भी हमें ग्रोथ पता चल सके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फिर डिलीवरी वाला टाइम आ गया। अच्छा, मैंने इस टाइम तक जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट है उनको बोल रखा था कि चाहे मैं कितना भी बोल दूँ, मेरा सीजर मत करना, मेरा सी सेक्शन मत करना। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी उन्होंने बोल दिया था कि तेरी तो नॉर्मल हो जाएगी 99.9%, कोई दिक्कत नहीं है, बेबी में कोई दिक्कत नहीं है, तेरे में कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से हो जाएगी। तो आई वॉज लाइक हाँ, और अगर मैं उस टाइम दर्द में बोलूँ भी ना तो आप मेरी सुनना मत। सो शी वॉज लाइक ओके, मैंने बोला ध्यान रखना ये चीज़। एंड देन जब डिलीवरी का टाइम आया, तो मैं बता रही हूँ जैसे 18th को मेरी बेटी हुई है, डिलीवर हुई है, तो 17th के शाम में, दोपहर में 4 बजे से मुझे पेन शुरू हुआ और ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। मेरा वाटर ब्रेक हो रहा था, धीरे धीरे होता है, ठीक है, एकदम से नहीं होता है। तो फ्लूइड आना स्टार्ट हुआ और ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो समझ में आ गया कि भाई टाइम आ गया, क्योंकि 9 मंथ पूरे हो गए थे, तो वो कभी भी टाइम आने वाला था, ये चीज़ पता थी। फिर मेरे सास ने बोला, मेरे हस्बैंड का था कि तुम मायके नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी डिलीवरी के लिए। वरना मम्मी की इच्छा थी कि मैं वहाँ जाऊँ और हस्बैंड की इच्छा थी मैं यहाँ रहूँ। तो मैंने सोचा ठीक है यार, ट्रैवल करने का रिस्क क्यों लेना है, तो मैं यहीं रहती हूँ। फिर म्यूचुअली डिसीजन होके मैं यहीं पर रुकी और वाटर ब्रेक हुआ, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल चल रही थी। मैं एकदम प्रिपेयर्ड थी, एकदम मन से दिल से प्रिपेयर्ड थी कि हाँ भाई डिलीवरी होना है, दर्द होना है, ये सारी चीज़ें। जब वाटर ब्रेक हुआ और जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ, तब बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, थोड़ा दर्द हो रहा था। जैसे पीरियड्स वाले क्रैम्प्स आते हैं ना, मुझे काफ़ी क्रैम्प्स आते हैं, तो मुझे वो दर्द की आदत थी। फिर हम लोग मेरे सास ने बोला कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा, तो अपन आराम से चलते हैं, 2-3 घंटे बाद जाएंगे। खाना वगैरह खा के बैग वगैरह तो रेडी मैंने पहले ही कर ली थी, 8-10 दिन पहले ही कर ली थी, बेबी की मेरी बैग रेडी कर ली थी हॉस्पिटल जाने की। तो मैंने सोचा ठीक है, अपन आराम से जाएंगे, तो 2-3 घंटे हमने घर में ही निकाले, खाना वाना खाया। मेरे सास ने मुझसे पूछा तुझे क्या खाना है, क्या इच्छा हो रही है, मैंने वो बताया, उन्होंने वो बनाया, हमने बहुत अच्छे से खाना वाना खाया। फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, फिर मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे एडमिट कर लिया। फिर उसके बाद में अच्छे से हंसी मजाक हो रहा था सब कुछ। फिर रात में 7-8 बजे से मुझे बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो गया, लाइक बहुत सीवियर पेन। फिर मुझे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, ऐसा वाला पेन था। फिर भी ब्लीडिंग बढ़ गई, सारी चीज़ें हो गई, फिर भी मैंने पूरी रात निकाली गाइस, पूरी रात निकाली और वो दर्द सहन किया। पर सुबह कुछ ऐसा हुआ ना, मतलब कुछ था, कुछ फैमिली वाली चीज़ थी, कुछ था। सुबह कुछ ऐसा हुआ कि पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि यार क्या, आई वॉज सो ब्रोकन। और मुझे ऐसा पता नहीं यार, उस टाइम पे ना दिमाग काम नहीं करता है, मतलब पूरा पेशेंस जो मैं रख रही थी 1 मिनट में, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातें जो बिल्कुल मैटर नहीं करती नॉर्मल डेज में, वो सारी बातें उस टाइम मैटर करती है। और फिर छोटी सी भी चीज़ हो जाए ना, वो आपको अलग ही तरीके से हिट करती है। तो फिर कुछ ऐसा हुआ और मैंने एकदम से डिसीजन लिया कि मुझे सी सेक्शन करना है। और तब तक डॉक्टर ने बोल दिया था कि 15-20 मिनट में मैक्सिमम तेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो आई वॉज लाइक नहीं, मुझे करना ही नहीं है नॉर्मल, मुझे सी सेक्शन करवा दो, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा, मैं मर गई तो आप जिम्मेदारी लोगे के इस चीज़ की। मतलब मैं कुछ भी बोल रही थी, कुछ भी बोल रही थी।
तो डॉक्टर ने बोला देख नहीं, क्योंकि मैंने उनको पहले बोल रखा था चाहे मैं कुछ भी बोलूँ आप मेरा सी सेक्शन मत करना, ऑपरेट मत करना। तो शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी एंड आई वॉज लाइक अगर आपने नहीं किया ना तो आई विल कंप्लेन, मैं आप लोगों पे केस कर दूंगी। मतलब आपको नहीं समझ में आता यार, दैट वॉज नॉट मी एक्चुअली, क्योंकि मैं जितनी काम और जितनी पेशेंट हूँ वो उस टाइम कहीं चला गया था, कहीं तो चला गया था। मुझे उस टाइम बस ये लग रहा था कि बस मैं और मेरी बेबी सेफ रहूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो बेबी का क्या होगा, और अगर बेबी को कुछ हो गया तो मुझे क्या होगा। तो दैट टाइम वॉज दोज 15-20 मिनट्स वे वेरी क्रिटिकल। मतलब हेल्थ वाइज नहीं, वो तो नॉर्मली जो होना था वो हो रहा था, बेबी भी बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा था बाहर आने का, पर मैं नहीं, मैं मेंटली भी ब्रेक हो गई थी, फिजिकली भी ब्रेक हो गई थी, इमोशनली भी ब्रेक हो गई थी। तो आई वॉज लाइक मुझे अभी के अभी ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ और मेरी डिलीवरी करो। अच्छा, मुझे कोई पेन्स के इंजेक्शन नहीं देने पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़ा था, सब नेचुरली हो रहा था, पर मैं बिल्कुल नहीं सुनने के मूड में थी। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और मैम ने बोला ठीक है अब तेरी यही मर्जी है तो कर लेंगे, बट ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर तुझे कोई पूछे ना लाइफ में कि तेरा ऑपरेशन से बेबी क्यों डिलीवर हुआ है, तो यू विल नॉट हैव एनी रीज़न कि क्यों हुआ है। तू बस ये पछताएगी कि तूने तेरे ज़िद में ये किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं हर दिन पछताती हूँ इस चीज़ पे कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। मतलब मैंने इतना पेशेंस रखा था, मैंने और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, क्योंकि यार नहीं, अगर हो सकता है ना आपका नॉर्मल डिलीवरी तो नॉर्मल ही होनी चाहिए। ये तब नहीं समझ में आएगा, ये तब बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, पर ये बाद में अगर आपका सी सेक्शन हो जाता है ना तो उसके बाद जो दिक्कतें आती है उसमें समझ में आता है कि यार क्यों ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी होना। क्योंकि ये स्कार्स, और ये स्कार्स की नहीं, इट्स नॉट जस्ट अपीयरेंस के बारे में बोल रही हूँ मैं, इट्स जस्ट कि मतलब वो लाइफ टाइम रहता है आपके साथ, वो निशान ही नहीं, वो चीज़ कुछ आपको हमेशा फील होता है कि आपकी बॉडी सिली हुई है। अगर उस पर आपको कोई ज़ोर से किक कर दे, बेबी ही बाद में अगर कूद दे तो वो दुखता है, दर्द होता है। तो हर चीज़ में वो दिक्कत आती है। आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो तो दिक्कत आती है यार, आप एक्सटेंसिव चीज़ें करने में दिक्कत आती है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि जो बड़े लोग बोलते हैं ना कि यार काम करो, एक्टिव रहो, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने महसूस की है। अगर आपको घर का काम नहीं करना है तो भी इट्स ओके, पर कोई ना कोई मूवमेंट रखो, वॉकिंग करो, और पता है एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस में आप फुल एक्सटेंसिव एक्सरसाइज भी कर सकते हो, और लोग करते हैं, लोग शीर्षासन करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। प्रॉपर प्रेगनेंसी के लिए योग होते हैं, अलग अलग प्राणायाम होते हैं, आप ये सब करो। मैंने तो नहीं किया, पर हाँ मैंने वॉक ज़रूर किया, ऑलमोस्ट डेली मैंने वॉक किया, और नॉर्मली मेरा जो रूटीन चलता था वो चला। ऐसे मैंने बेड रेस्ट वाला रेस्ट नहीं किया, और आई डोंट थिंक कि वो करना चाहिए। थोड़ा स्क्वाटिंग वगैरह ये इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी या आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होते रहेगी ना तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दैट इज़ द फैक्ट। ये हमें तब लगता है कि कोई हमसे काम करवाने के लिए बोल रहा है या कुछ करने के लिए, पर नहीं, दैट इज़ फैक्ट एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिर धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। अब देखो, जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ आई वॉज ऑलमोस्ट 31-32, तो मुझे ना सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि क्यों बड़े बोलते थे कि टाइमली बेबी कर लो, 20s में बेबी कर लो, 25 के आसपास बेबी हो जाना चाहिए, 30 के पहले आपका सब सीन हो जाना चाहिए बेबीज़ वाला। तो अब मुझे हिट करता है, क्योंकि अब मैं चाहूँ भी ना तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं दूसरा बेबी कर लूँ, क्योंकि मुझे चाहिए थे कि मेरे 2 बच्चे हों, पर नहीं है यार अब हिम्मत। फिज़िकली और मेंटली, इमोशनली मुझे नहीं लगता कि मैं रेडी हूँ, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। वरना 25 में अगर मैं बेबी कर लेती, 28 में मैं बेबी कर लेती, तो मैं आई कुड हैव प्लान फॉर अ सेकेंड बेबी। और पता है सिबलिंग्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये मुझे बहुत लगता है, दिल से लगता है। तो सही में अभी जो भी प्रेगनेंसी वगैरह प्लान कर रहे हैं, जिनकी नई नई शादी हुई, उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि सच में भी एम्ब्रियोज़ की, मतलब जो एम्ब्रियोज़ बनते हैं उसमें एग और जो स्पर्म्स होते हैं उसकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। मतलब कुछ ना कुछ तो होता है, क्वालिटी कम हो जाती है, आपको कंसीव होने में दिक्कत होती है, फिर बाद में प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। दैट इज़ द फैक्ट। और
ये है ना कि हमारे करियर का टाइम और हमारे प्रेगनेंसी का टाइम एक ही है। सो वो आपको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपके इन लॉज़ के, आपके हस्बैंड के, ताकि आप दोनों चीज़ें मेंटेन कर सको, वरना कुछ ना कुछ एक चीज़ पीछे छूट जाती है और जनरली करियर ही पीछे छूट जाता है। सो ये चीज़ें मैंने सब कुछ बहुत फेस की है। और यार यहाँ जर्नी ख़त्म नहीं होती। मेरे बेबी की डिलीवरी हुई और सी सेक्शन हुआ, मैं पूरे टाइम मेरे डॉक्टर से पूछ रही थी कि मुझे बस एक चीज़ बताओ, बेबी सही है कि नहीं, बेबी हेल्दी है कि नहीं, मुझे ये जानना है। एंड शी वॉज लाइक बेबी परफेक्टली फाइन है और बिल्कुल छोटी धनश्री आई है, लाइक उन्होंने मेरा ही नाम लिया, बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है यार और इसकी हाइट तो बहुत बढ़िया है। और बस बेबी उन्होंने निकाला और मेरे यहाँ पर चेस्ट पर ला कर रखा कि इसको किस कर ले। और उस टाइम मैं इतनी इमोशनल थी, वो मोमेंट तो मैं मतलब भूल नहीं सकती। दैट वॉज द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि भगवान ने मुझे इतना वो अवसर दिया, गिफ्ट ऑफ माई लाइफ कि जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। सो आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड एंड हैप्पी एट दैट पॉइंट। और आज भी जब मैं अपने बेटी को देखती हूँ, आई फील सो हैप्पी, आई फील सो ब्लेस्ड। बस एक ही चीज़ का दुख है कि मैं सेकेंड बेबी प्लान करने की अब मुझे बिल्कुल वो अंदर से हिम्मत नहीं हो पाती। सो दैट इज़ ओके। आई फील कि यार लोगों के एक भी नहीं हो पा रहे, तो जो है उसमें खुश रहो। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ हर। पर जो आफ्टर डिलीवरी वाला सीन था ना, जो 3-4 महीने थे, वो बहुत डिफ़िकल्ट थे, बहुत डिफ़िकल्ट थे। डिलीवरी तक का तो फिर भी ठीक था, बट आफ्टर दैट जो बोलते हैं ना लोग कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन और ये सब, अपने को लगता है यार पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, खासकर बड़े लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता ऐसा, हमने भी तो बच्चे किए। पर भाई ये एग्जिस्ट करता है और ये होता है और ये मुझे भी हुआ है। सो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, फिर और लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी आफ्टर डिलीवरी वाली जर्नी कैसे थी, वो जो 4-6 महीने थे वो कैसे थे, मैंने क्या फील किया, कैसे हुआ, मेरी बॉडी ने कैसे साथ दिया। सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, शेयर करूंगी। तब तक अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी या मेरे वीडियोस जनरली भी आपको अगर पसंद आते हैं, तो प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाइए थोड़ा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़िए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारी फैमिली बन पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज़ देर मत कीजिए, ये सोचिए कि दिस इज़ द करेक्ट टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।